नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार दिया जाता है, जिसके लिए पूरे भारतवर्ष के लेखकों को और उनके द्वारा लिखी गई किताबों का चयन किया जाता है। इस बार ये पुरस्कार सोशल मीडिया में साइबर क्राइम लिखित पुस्तक के लिए मिला है। आपको बता दें कि ये पुरस्कार इस बार एएसपी शिवराज को मिला है। इस पुस्तक के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने उनको सम्मानित किया। हालांकि यूपी के गोंडा जिले में तैनात एडिशनल एसपी शिवराज की पुस्तक सोशल मीडिया से साइबर क्राइम को पंडित गोविंद वल्लभ पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों से एडिशनल एसपी शिवराज जी को दिया। सोशल मीडिया से साइबर क्राइम किताब एडिशनल एसपी और उनके मित्र मोहम्मद हसन जैदी ने मिलकर लिखा है। इस पुस्तक में सोशल मीडिया के जरिए अपराध कैसे किए जाते हैं और किस तरह से क्राइम होते हैं, इस पर विस्तार में जानकारी दी गई है। और पुस्तक का इस्तेमाल पुलिस विभाग साइबर सेल द्वारा भी उपयोग में लाया जाता है। एडिशनल एसपी मौजूदा समय में गोंडा में तैनात है। एएसपी शिवराज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस विभाग में रहते हुए इन्होंने महिला उत्पीड़न और साइबर क्राइम को लेकर कई कार्य और शोध भी किए हैं। साइबर क्राइम पर शोध करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया से साइबर क्राइम पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में साइबर अपराध से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से बताया गया। एडिशनल एसपी का यह कहना है कि पुस्तक में ऐसी सभी जानकारियां उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है जिनसे लोग जरा सी सावधानी से साइबर अपराध का शिकार होने से बच सकते हैं। और इस बार का पुरस्कार एएसपी शिवराज को दिया गया है और उन्हें खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। हम आपको उस वक्त की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ खुद शिवराज अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा से लाइव जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके लिए और आपके चैनल को और जो भी पाठक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और चयन समिति और भारत सरकार गृह मंत्रालय पीसीआरएनडी को इस पुस्तक को चयनित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। शिवराज जी, हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार दिया जाता है और बहुत बड़ी बात है कि इस बार इस पुरस्कार से पुरस्कृत आपको किया गया है। तो अब सबसे पहले तो आपसे यही प्रश्न रहेगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे लोगों को? ये बड़े हर्ष का विषय है कि जो हम लोगों को कुछ अपनी व्यक्तिगत सेवाओं से थोड़ा समय मिला, उससे हम लोगों ने ये सोशल मीडिया से साइबर अपराध ये पुस्तक लिखी और इस पुस्तक को भारत सरकार के द्वारा जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चयन कमेटी है उसके द्वारा चयनित किया गया। और 4 दिसंबर 2021 को पीसीआरएनडी के 51वें स्थापना दिवस समारोह में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के कार्यक्रम द्वारा हम लोगों को पुरस्कृत किया गया। मैं खुद था और हमारे जो सहयोगी लेखक श्री मोहम्मद हसन जैदी साहब थे, तो दोनों लोगों को वहाँ पर उस समारोह में और भी जो इससे गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार के विजेता थे, जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि पुलिस से संबंधित विषयों पर हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए प्रतिवर्ष ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश के द्वारा समय समय पर साइबर क्राइम से जागरूकता अभियान चलाए गए थे और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति योजना के तहत हम लोग कई बार स्कूल कॉलेजों में बच्चों के पास गए और उनको हमने साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताए। तो इस अभियान के दौरान इस कार्यक्रम की सराहना की गई और उनकी डिमांड हुई कि यदि आप हमको पुस्तक के फॉर्म में लिख के देंगे तो ये और अच्छा होगा। तो फिर इसको हम दोनों साथियों ने, ये हमारे मोहम्मद हसन जैदी साहब है, इलाहाबाद में बाल कल्याण समिति के मजिस्ट्रेट थे और मैं भी उनके साथ रहा, कई मामलों में काम किया। फिर दोनों लोगों ने मिलकर के ये पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में 25 अध्यायों में हम लोगों ने साइबर क्राइम से रिलेटेड हर उस सोशल मीडिया के बिंदु को कवर किया हुआ है जो जिससे संबंधित अपराध होते हैं और अगर हम जरा सा उसको देखेंगे तो उन अपराधों से बच सकते हैं। ये किताब बेसिकली साइबर क्राइम से जागरूकता अभियान के अंतर्गत जागरूक करने के लिए और बचाव करने के लिए लिखी गई है। पर ये इसका इस तरह से ये संपादन हुआ, इस तरह से बन गई, अच्छी किताब बन गई, जिससे इसमें साथ साथ विवेचना
पंजीकरण, और इससे जो है पुलिस के लिए, अभियंताओं के लिए, जुडिशियल कार्य में जो भी लगे हैं उनके लिए और आम नागरिकों के लिए, सभी के लिए बराबर उपयोगी है। और हमें उम्मीद है कि हम इसको और अच्छे से लोग जो है इसको पढ़ेंगे तो साइबर क्राइम से बचेंगे। जिस उद्देश्य के साथ लिखी गई थी और माननीय गृह मंत्री भारत सरकार और DCRLD के इसके जब पुरस्कार दिए जाने के बाद इसकी जो है और ज्यादा उपयोगिता बढ़ गई है। अब और अच्छे से इसको लोग देखेंगे और क्या लाभान्वित होंगे। बिल्कुल, लोगों को जागरूक करने के लिए और साइबर क्राइम से के वो शिकार ना हो, शायद इसके लिए पुरस्कार, इस किताब को लिखा गया था। लेकिन आपने शायद ही सोचा होगा कि इस पुस्तक लिखने के बाद इतना मतलब सम्मानित किया जा सकता है, या फिर ऐसी चीजें भी आ सकती है। शायद आपने सोचा था इसे लेकर, या फिर जो भी हुआ सब कुछ सडन था? जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हम लोगों ने साइबर क्राइम जागरूकता अभियान प्रयागराज में, सुल्तानपुर में और इधर जहाँ जहाँ भी तैनात रहे वहाँ पर चलाया था। और संयोग ऐसा था कि जो हमारे साथ में बाल कल्याण समिति के मजिस्ट्रेट साहब थे, वो बच्चों के प्रति ज्यादा, बाल कल्याण में ज्यादा अच्छा संवेदनशील होकर काम करते थे। तो ये बेसिकली हम लोगों को ये था, स्कूली छात्रों को और बच्चों को हमें साइबर अपराधों से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया था। और उस समय ये हम लोग कोई मतलब लिखने वाले नहीं थे, जो हम लोगों ने काम किया था उसको अच्छे से जो है एक सरल भाषा में, आम जनमानस की भाषा में, और जो लोगों की अपनी मातृभाषा थी उसमें लोगों के सामने रखा। और परिणाम ये हुआ कि एक अच्छा संकलन हुआ, अच्छी बात निकल के आई। और ये तो अच्छी बात है कि जब इसमें हम लोग पुरस्कृत हुए तो हमें लगा कि हम लोगों ने अच्छा काम किया था। ये बिल्कुल खुशी की बात है, गर्व का विषय है। बिल्कुल गर्व की बात है, और हो भी क्यों ना। लेकिन शिवराज जी, साइबर अपराध के अब जो आंकड़े हैं वो पहले की गुना कई ज्यादा है। लेकिन जो साइबर ठगी का शिकार होते हैं, ऐसे कई मामले होते हैं, या फिर आप ये कहें कि बहुत कम ऐसे मामले होते हैं कि जिनमें लोगों को न्याय मिल पाता है या फिर वो मामले उजागर हो पाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? एक वेब सीरीज भी आई थी, सभी ने वो वेब सीरीज भी देखी थी, जामताड़ा, और झारखंड के जामताड़ा से ही साइबर अपराध का एक बहुत ही बड़ा गोरख धंधा भी चलता है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि जैसे हमारा जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में लागू किया गया था, और उस अधिनियम के बाद और हमारी भारत सरकार में, जैसे आपने देखा होगा कि अभी पहले साइबर क्राइम पोर्टल चल रहा था, cybercrime.gov.in चल रहा था, अभी 155260 की साइबर हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार में भी हमारे यहाँ के साइबर स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा और भी हम लोग प्रयासरत रहे थे। जैसे जैसे साइबर अपराधों में संख्या बढ़ रही, उस तरह से हमारा साथ साथ पुलिस को भी हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं, और पुलिस भी हमारे इन अपराधों से निपटने के लिए तैयार हो रही है। जहाँ तक स्पष्ट करना है, जो RBI की गाइडलाइंस है, जो भी साइबर अपराध होते हैं, साइबर फ्रॉड के केस हुए हैं, तो उनमें जितना जल्दी पुलिस को सूचना मिल जाती है तो हम उनका पैसा रिकवर करने में सक्षम होते हैं। हम लोगों ने जो पिछले 4-5 महीने में जो काम किया है, इसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल में जो बीमारी थी, इसके दौरान भी बहुत साइबर अपराध हुए। उस दौरान भी जो भी हमारे पास सूचना ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मिलती थी, उनको हमने प्रोसेस किया और बहुत लोगों के हमने पैसे वापस कराए हैं। तो इसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। समय से सूचना मिल जाए और हम लोग उनको सूचनाएं उनसे जानकारी करके और विवेचना में और उनका पैसा वापस कराने में उत्तर प्रदेश पुलिस और जो हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से सक्षम हो गया है। अब ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आम लोगों से ये कहना है, जनता से यही कहना है कि जिसको भौतिक दुनिया में नहीं जानते हैं उससे आप डिजिटल वर्ल्ड में संबंध न रखें। जिसका जो नंबर आपको भौतिक रूप से नहीं पता है तो ऐसे व्यक्ति को आपका फोन उसका रिसीव करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन सा आदमी कहाँ से फोन कर रहा है, आप उसको अपनी गोपनीय जानकारियां जो पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, इसकी वजह से उन पर्सनल इंफॉर्मेशन का दुरुपयोग करके वो आपके खाते से पैसा निकाल लेता है। तो इसमें जितना जरूरत है पुलिस को सक्षम होने के लिए विवेचना में, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है बचाव के लिए हमें लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो जागरूकता के लिए यह है कि हमको ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी आदमी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन न दें, और मोबाइल फोन पे बात करके या किसी भी तरह का कोई भी बैंक मोबाइल फोन के माध्यम से बात करके आपसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेता है। और ये बात बहुत अच्छे से बताई गई है। इसके अलावा जो भी है तो वेबसाइट हमको देखनी है, अच्छे से देखिए और कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि जो है कोई ऐसी सूचना आप दे दें जिससे आपका नुकसान हो जाए। बिल्कुल,
शिवराज जी, साइबर अपराध की सूची बहुत ज्यादा बड़ी है और अभी आपने एक दो चीजों का जिक्र भी किया कि जैसे अब ऑनलाइन ठगी हो जाती है या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें भी ठगी के कई मामले सामने आते हैं, खाते से पैसे निकलवाना। हालांकि पुस्तक में सभी चीजों का बारीकी से उल्लेख किया गया है, लेकिन फिर भी आप दर्शकों को ये बताएं कि जो साइबर अपराध है वो कैसे किए जाते हैं और किस तरह की क्राइम साइबर अपराध में जो है उन किन किन सूची को इनमें शामिल किया गया है। इसमें जो जो साइबर अपराधों का जो तरीका है और उसका जो उद्देश्य है, उसमें अगेंस्ट पर्सन होते हैं, अगेंस्ट स्टेट होते हैं, और दूसरा ये प्रॉपर्टी के लिए पैसा लेने के लिए किया जाता है या फिर किसी को परेशान करने के लिए। अब जो हमारे साइबर क्राइम, साइबर ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन एंड चिल्ड्रन हो रहे हैं, तो ये उसमें उनको परेशान करने के लिए है। जैसे महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो साइबर अपराध हो रहे हैं, उनमें मुख्य तो साइबर बुलिंग का है, साइबर स्टॉकिंग का है और साइबर ग्रूमिंग का है। आज एक नया जो साइबर ग्रूमिंग का जो आया है, इससे उसमें आदमी का इंटेंशन नहीं पता चलता कि ये इससे और दोस्ती कर लेते हैं, और दोस्ती करते करते अब पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहते हैं और बाद में एकदम अपराध करते हैं। बच्चों के साथ में साइबर बुलिंग, साइबर ग्रूमिंग, ये अपराध बढ़ रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स को भी देखना है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या इंटरनेट में कितना टाइम दे रहे हैं, और इंटरनेट टाइम में जब जितना टाइम दे रहे हैं तो उसकी पेरेंट्स को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। कम से कम उनके साथ समय बिताना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी का, फेसबुक का अकाउंट उनको एक आध बार देखते रहेंगे तो बच्चे ठीक है, बच्चे लोग अपना देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे लिए सोशल मीडिया और ये जो इंटरनेट मीडिया की वजह से हम लोग गूगल मीट और इसके तहत हम लोग अच्छा पढ़ाई लिखाई कर ले रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि इसकी आड़ में कहीं बच्चे जो है प्रभाव में आ जाए और इनके साथ कोई अपराध हो जाए। तो बच्चों को बचा के रखना है, बच्चों को बचा के रखना, महिलाओं को भी जो है हर किसी आदमी पे विश्वास नहीं कर लेना कि कोई आदमी आपको दोस्ती के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, आप उसकी फ्रेंड आप एक्सेप्ट कर लें। आप जिसको भौतिक जगत से नहीं जानते हैं उससे दोस्ती नहीं करनी है, उससे कोई संवाद नहीं रखना सोशल मीडिया में। और एक चीज देखना, प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट बहुत हो रहा है, प्राइवेसी डिस्क्लोज नहीं करनी है। अगर आप कहीं बाहर गए हुए, घर के बाहर गए हुए या घर में नहीं है, तो आप उसका फोटो डाल करके सोशल मीडिया में दो चार लाइक के चक्कर में भी मुझे लोग लाइक करेंगे, मेरी फोटो बहुत अच्छी आई है, अच्छा बोलेंगे, और आप अपनी प्राइवेसी डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो ये प्राइवेसी डिस्क्लोजर से भी बचना है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे रिवेंज वाले मामले हैं कि अगर आप किसी के साथ अगर शादी ब्याह होनी नहीं हो पाई या किसी कारणों से नहीं हुआ, तो उसका डिफेमेशन के लिए, रिवेंज के लिए, बदला लेने के लिए भी ये सोशल मीडिया में फेसबुक का फर्जी अकाउंट बना करके और इस तरह से अपराध करते हैं। तो हम लोगों के पास हर तरह के यहाँ साइबर फ्रॉड, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो अपराध आ रहे हैं, वो एक अलग अपनी तरफ का है, मगर ये जो है मानहानि से रिलेटेड, अश्लीलता से रिलेटेड और ये बच्चों को परेशान करने से रिलेटेड इस तरह के भी अपराध आ रहे हैं। और सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो आजकल हो रहे हैं कि किसी को फोन करके उससे गोपनीय इंफॉर्मेशन ले करके और फिर उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, ये भी अपराध आ रहे हैं। तो ये साइबर जगत में अपराध है। अब तो ये आ गया कि कोई भी ऐसा फिजिकल ऑफेंस भी ऐसा नहीं है जिसमें साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो। तो जब ऐसी स्थिति आ गई है तो बेस्ट ये है कि हमारे पास इतनी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री है, उसको हमें बड़े संभाल के रखना है। जैसे धारा 10 जो हमारा आईटी एक्ट है, धारा 43 आईटी एक्ट है, उसमें ये कहा गया कि कोई आदमी किसी दूसरे का मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अब बगैर उसकी अनुमति के अगर कोई आदमी दूसरे का मोबाइल ले रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले रहा है, तो ये सिविल कंट्राडिक्शन है और 43 का अपराध है। अब अगर कोई चोरी कर लेगा किसी का मोबाइल, चोरी करके इस्तेमाल करेगा, तो 66 भी आईटी एक्ट का अपराध है। और वही अगर उसका इंटेंशन गलत है और उसका किसी का मोबाइल लेके गलत से उससे बात कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, तो 66 आईटी एक्ट का अपराध है। इसी तरह अगर कोई किसी की प्राइवेसी वायलेट कर रहा है, किसी का नेकेड फोटो अगर उस पर डाल दे रहा है इंटरनेट में, सोशल मीडिया में, तो 67 है आईटी का एक्ट का अपराध है। और इन सभी में अच्छी खासी सजा है, 3 साल से लेकर 5 साल तक, 7 साल की सजा है। और जो साइबर टेररिज्म का है, जो अगेंस्ट स्टेट अपराध करते हैं साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो 67 में बहुत ज्यादा सजा है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में भी तो आईटी एक्ट की धाराओं को कवर किया गया है। तो हमारा कानून है, आईपीसी की धाराओं में भी तो कवर किया गया है अच्छे से। इनमें अपराधों का लड़ने के लिए पर्याप्त कानून में प्राविधान किए गए हैं और हमारी पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही, विवेचना कर रही है और अपराधियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित कर रहे, माननीय न्यायालय से सजाएं भी हो रही है। लेकिन हमारा अंत में यही कहना है कि किसी इलाज से बेहतर बचाव है, तो हमको जागरूक रह के अपना बचाव करना है। किसी के झांसे में नहीं आना है,
किसी को विश्वास आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना है और अपनी गोपनीयता को बचा के रखना है। अपनी प्राइवेसी किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करनी। प्राइवेसी में जहाँ बॉडी की प्राइवेसी है वो एक अलग विषय है, वहाँ एक डाटा प्राइवेसी भी अलग विषय है। हमारे आईटी एक्ट में जहाँ डाटा प्राइवेसी के सेक्शन 70 और 72 और 72A में प्राविधान है, उसमें भी पेनाल्टी का है। तो अगर कोई डाटा प्राइवेट किसी का उजागर करता है, इसके अलावा अगर कोई किसी की फिजिकल प्राइवेसी को डिस्क्लोज करना चाहिए, 66 EIT एक्ट में अपराध है। तो ये हमारे आईटी एक्ट की सभी धाराओं में बढ़िया सा हमारा कानून है, नियमावली बनाई गई, समय समय पर और भी संशोधन भी हुए। हम लोगों का देश का कानून जो है आईटी एक्ट से, साइबर एक्ट से जो संबंधित अपराध है उनसे निपटने के लिए सक्षम है। बस हमको यही करना है कि हमको अपनी गोपनीय इंफॉर्मेशन किसी को देनी नहीं है। दूसरा ये कि हमारे गोपनीय इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड है, बैंक की पासबुक है या अपना ये जो ID कार्ड है, ये किसी को नहीं देना। हर किसी को अगर आप अपना आधार कार्ड दे रहे हैं कहीं पर, तो फिर उसको जो है ये उसमें बाकायदा लिखा जाए किस पर्पज के लिए दिया गया है। क्योंकि आधार कार्ड अगर आपने किसी गलत आदमी को दे दिया तो आपके नाम से सिम निकाल लेगा, आपको पता नहीं आपके नाम से सिम चल रहा है और उसमें अपराध हो जा रहा है। इसी प्रकार बैंकिंग अकाउंट जो हम खोलते हैं उसमें KYC जो होता है वो रेगुलर होते रहना चाहिए, जिससे गलत अगर बैंक अकाउंट खुल गया है तो उसका। इसके बाद और भी बहुत सारे जो STR हम लोग ट्रांजेक्शन जो हम लोगों को पता चलते हैं बैंकिंग में, उनका भी हम ट्रैकिंग करते हैं। तो इस हिसाब से साइबर क्राइम से लड़ने के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से व्यवस्था कर रही है और हम लोग सक्षम भी हो रहे हैं। लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि हमें लोगों को जागरूक रहना है कि हम साइबर अपराधों से बचें, इसलिए किसी के साथ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें जो हमारा दुरुपयोग हो सके। बिल्कुल SP साहब, यहाँ लोगों को जागरूक रखना और जागरूक रहना बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है। लेकिन इसके साथ साथ साइबर अपराध और साइबर क्राइम को लेकर जो काम किया गया आपके द्वारा या आपकी टीम ने जो काम किया, आपने तमाम बातों का यहाँ पे जिक्र भी किया। साथ ही साथ महिला उत्पीड़न को लेकर भी कई काम किए गए हैं, कई शोध किए हैं। तो उन कामों के बाद क्या लगता है आपको कि कितने फीसदी तक महिला उत्पीड़न के जो केसेस हैं वो आने कम हुए, और ऐसे जब केसेस आए थे जो उसके बाद काम किया गया, जो शोध किया गया, कितना फर्क लगा? इसके संबंध में जो वस्तुस्थिति है कि जैसे 1995 में जो बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था, वहाँ सबसे पहले महिला सशक्तिकरण की बात की गई थी। उसके बाद 2011 से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मना रहे हैं। लगातार हम लोग मनाते जा रहे हैं। इस साल जो 11 अक्टूबर 2021 में जो बालिका दिवस का थीम है, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, ये थीम रखा गया है। तो इस पर हम अगर बात करते हैं तो पहले ये था कि अगर महिलाओं को शिक्षित किया जाए तो उनका सशक्तिकरण होगा। फिर बाद में आया कि शिक्षा के लिए जरूरत नहीं, शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है, सम्मान भी जरूरी है, स्वावलंबन भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना मिशन शक्ति परियोजना चलाई हुई है। मिशन शक्ति फेज 1, फेज 2, फेज 3, तीनों फेज में इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं पर उत्पीड़न को रोकने के लिए जितने भी सरकारी अंग हैं सभी को उसमें इंक्लूड किया गया है। और हम लोग फील्ड में जाकर के महिलाओं से बात करते हैं, हमारे महिला पुलिस अधिकारी जाते हैं और जाकर के उनसे बात करते हैं, उनकी क्या समस्या है उनको हल कराते हैं, क्या कल्याणकारी योजना है उनको अवगत कराते हैं और उनको बच्चों को और महिलाओं को किस तरह सुरक्षित रहना ये अवगत कराते हैं। तो जो महिला सशक्तिकरण के जो चारों अंग हैं, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, ये चारों अंगों पे जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है सुरक्षा है। तो सुरक्षा जो हम लोगों के हाथ में, तो सुरक्षा को लेकर के हम लोगों ने बहुत जो कानून बनाए गए थे, चाहे CLA 2013 का कानून हो, चाहे पॉक्सो एक्ट 2012 का कानून हो या जो JJ एक्ट 2015 का कानून हो, ये तीनों कानूनों में महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। पूरा सक्षम कानून है। कानून में बहुत अच्छी प्रक्रिया के साथ महिला सम्मान को सुरक्षित रखते हुए महिलाओं के पीड़ित महिलाओं के संबंध में कार्रवाई किए जाने का जिक्र है। उत्तर प्रदेश पुलिस खास करके हर थानों में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है, महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और महिलाओं से संबंधित कोई मामले आते हैं उनको हम लोग बड़े गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ उनको अटेंड करते हैं और बहुत से मामलों में हम लोगों ने सजाएं कराई है। अभी हमारा जो अभी पिछले महीने में हमने 5 मामलों में ये सजाएं, आजीवन कारावास की सजाएं हुई है। तो ये एक तरफ तो ये हमारा ये जो अपराधी है उनसे कार्रवाई हो रही। दूसरा हमें यह है कि अपराधियों के द्वारा रीअफेंडिंग न हो, इसको रोकने के लिए या कोई नया अपराधी न तैयार हो, इसके रोकने के लिए हमें पब्लिक को, मतलब समाज को भी अपने साथ लेके चलना है। इससे समाज को भी हम जागरूक कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, फिर इन्फोर्स कर रहे हैं। तो जो एजुकेशन, इंगेजमेंट और ये इन्फोर्समेंट की जो कार्रवाई है,
ये बहुत अच्छा जो इस समय उत्तर प्रदेश में जो मिशन शक्ति केंद्र जो चल रहा है उसके तहत हम साइबर अपराधों से भी बच्चियों को बचाने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं और ये बहुत सफल अभियान है और उम्मीद है कि हम अपने उत्तर प्रदेश में न केवल महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षित रखेंगे बल्कि सुरक्षा का एहसास भी कराएंगे। बिल्कुल सर, अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे से आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यूपी के गोंडा जिले में तैनात एडिशनल एसपी शिवराज जी, जिन्होंने पुस्तक सोशल मीडिया से साइबर क्राइम को पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। ये पुरस्कार हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों से एडिशनल एसपी शिवराज जी को दिया। इनसे हमने अभी बातचीत भी की और जानने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार साइबर क्राइम के जो आंकड़े हैं वो बड़े हैं और कहीं ना कहीं लोग जागरूक हैं, लेकिन फिर भी जागरूक होने के बाद भी ये साइबर केसेस जो है, साइबर अपराध की जो संख्या है वो हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इसमें एक पुस्तक लिखा गया, इस पुस्तक में तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि साइबर अपराध को अंजाम कैसे दिया जाता है, कौन कौन से ऐसे पहलू है, कौन कौन से ऐसे श्रेणी है जिन्हें सब साइबर अपराध में अंकित किया गया है। तमाम चीजों का जिक्र था और अब इस पुस्तक को लिखने के बाद खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सम्मानित किया। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।